ठीक है। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो, बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आप यूट्यूब पर ऑनलाइन हाई कोर्ट के लिए क्लास दे दो। हालांकि मैं यूट्यूब पे क्लास या ऑनलाइन क्लास मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता पढ़ाना, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में जो बच्चों का और हमारे बीच तालमेल रहता है वो ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन चूंकि डिमांड आ रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हम दूर दराज के हैं, हम घर से नहीं आ सकते, या और भी परेशानी है कुछ बच्चे। तो फिलहाल मैंने सोचा कि ज़्यादा भी नहीं तो रोज़ मैं डेली हाई कोर्ट का एनालिसिस लगाते हुए जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन फंस सकता है या जो इस लेवल का बन सकता है, तो मेरी एक कोशिश है छोटी सी, मैं डेली यहाँ पर अपने जो नालंदा टेलीग्राम चैनल है, डेली यहाँ पर हमारी एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी और उसमें तकरीबन जो आपके हाई कोर्ट में पूछेगा 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस डेली में यहाँ फटाफट रिवीजन कराया करूँगा आपका, जो भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन पूछा है कि सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। अब इसमें मैं एरर क्या बताऊं या आप एरर क्या लगाना चाहते हो? देखो, सबसे आसान तरीका है, ये कहना चाह रहे हैं जो आपके बहादुर बच्चे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट एक चीज का आता है कि बच्चों इसे आप प्रीपोजिशन मानो या कंजक्शन मानो। अब सिंपल सी बात ये है कि जब मैंने यहाँ पर बात करी है बहादुर बच्चों की, तो इसमें एक किताब ने दिया है उसे प्रीपोजिशन माना है, और किताब ने ये बोला है साफ साफ तौर पर कि प्रीपोजिशन के दोनों तरफ रखे हुए जो शब्द हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कि यहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही का जो होना चाहिए था वो हिम होना चाहिए था। मैंने देखा और मैं उस बात से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तक काफ़ी नहीं था। अब एक रूल्स हमारा जो इंग्लिश में है वो ये कहता है कि अगर कोई भी मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता है। ये रूल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है चूंकि प्रीपोजिशन के होने के मुकाबले। तो मुझे इतना करना है कि कोई भी अगर मेरी मेन वर्ब है उसमें कोई भी जो उसका सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। देखो, इस लाइक को जब मैं कंजक्शन मानूंगा तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट का काम करेगा और यहाँ पर ही भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सिंपल सी बात है, किसी भी मेन वर्ब का सब्जेक्ट कोई सब्जेक्टिव केस ही हो सकता है। सिंपल सी बात है। सेंटेंस नो एरर इज रिक्वायर्ड। इस सेंटेंस में बेटा आपके कोई एरर नहीं है। अब अलग अलग चीजों ने यहाँ पर लाइक के बाद कंजक्शन नहीं प्रीपोजिशन माना तो बेटा वहां हिम कर दिया, लेकिन पूरी चीज जब गहनता के साथ पढ़ी तो ये सेंटेंस नो एरर बनेगा। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। नो एरर इज रिक्वायर्ड। कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो 3 सिस्टर का किया गया है। तो मेरा मानना है कि पहले तो चीज़ों को ज़रा यहाँ से ही क्लियर करते हैं। आप जानते हो शब्द होता है मेरा ओल्ड। अगर मैं यहाँ से टेबल बढ़ाऊं तो ओल्ड से जाऊंगा एल्डर पर और एल्डर से जाऊंगा एल्डेस्ट पर। ऐसे ही चेक कर लेते हैं, ओल्ड से जाते हैं ओल्डर पर और ओल्डर से जाते हैं ओल्डेस्ट पर। अब बात क्या है भाई, ये तो पॉजिटिव डिग्री का शब्द हो गया हमारा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये दोनों कंपैरेटिव के हैं और फिर लास्ट वाली जो डिग्री होती है वो सुपरलेटिव होती है। अब टेबल कौन सी पकड़ी जाए, सबसे बड़ा मेन ये है, अगर मुझे दिखाना है ब्लड रिलेशन मतलब कि खून का रिश्ता, तो टेबल पकड़ी जाती है आपकी ये जो बनी हुई है एल्डर और एल्डेस्ट वाली। और एक बात और है,
अगर सिर्फ ह्यूमन के लिए बात करनी है, जो मानव हैं, तो सिर्फ ह्यूमन के लिए भी आप एल्डर और एल्डेस्ट पर जाओगे। लेकिन जब बात करता हूं मैं ओल्डर और ओल्डेस्ट की, तो सिंपल सी बात है, ये नॉट फॉर ब्लड रिलेशन, मतलब कि यहाँ पर खून का रिश्ता मायने नहीं करता। और मैं आपसे कहूँ कि ये सभी के लिए आ सकता है। सभी का मतलब यहाँ पर जानवरों की बात भी चल सकती है, कोई आपसे उम्र में मनुष्य बड़ा है तो भी आ सकता है। और अगर मैं बात करूं कि कोई वस्तु, कोई पेड़ कितने साल पुराना है, इस एक्स्ट्रा में मैं उस चीज़ का जिक्र कर सकता हूं। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि एल्डर अपने बाद में तुलना बताने वाला शब्द टू लेता है, और ओल्डर अपने बाद में तुलना बताने वाला शब्द क्या लेता है, देन लेता है। अब सिंपल सी बात है कि जब 3 सिस्टर हैं तो मीरा एल्डर नहीं हो सकती, सुपरलेटिव डिग्री में जाएगी। हाँ, चारू तो यंगेस्ट है, बता रखा है सुपरलेटिव, लेकिन बताओ यहाँ पर मीरा एल्डर होगी या एल्डेस्ट होगी? आपको एल्डेस्ट करना था। अब अगर मैं कहूँ तो इसके आपको लगानी थी डी पार्ट में, अगर लगाई है तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट रिवीजन करना है हमें, तो समय इतना नहीं है कि हर चीज़ के बारे में जो ज़रूरी है आपके सामने रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और कई बार ये रूल आपका प्रोनाउन में फंस जाता। ए मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। जब कभी भी किसी नाउन से कोई वाक्य प्रारंभ करके आगे चलकर उसी ही क्लॉज से उस नाउन के बारे में बताया जाए, उसके लिए प्रोनाउन देना सुपरफ्लुअस माना जाता है। अगर आपने डी पार्ट में लगाई है तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। कि ए मैन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड, जिसे फ्रॉड के लिए एक्यूज किया गया था, जो उसने पहले जॉब करी थी, अब उसी के बारे में बता रहे हैं, तो आप ये ही क्यों लगा रहे हो? सिंपल सी बात है, विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर डी में लगाइए तो बढ़िया बेटा, इसके अलावा एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो आपका अब नेक्स्ट आएगा, यहां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं जरा कि इसका जो आपने आंसर लगाओगे क्या लगाओगे। देता हूं आपको 2 सेकंड का समय, जरा बताइए। इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये साफ साफ कह रहे हैं आपसे कि ये, अच्छा इट इज, देखो ध्यान रखना, ये मिस टाइप हो गया, ये इट के बाद सीधा सीधा इज है, ये टाइपिस्ट की हमारी मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं है। इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की। अब देखो मोनार्की क्या है? मोनार्की होता है आपका वंशानुगत शासन। वंशानुगत अगर शासन है तो वो है मोनार्की। राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये मोनार्की कहलाती है। ये कहना चाह रहे हैं मोनार्की जो है वो बेस्ट अवस्था नहीं है किसी भी शासन की। अब मैं सभी मोनार्की की बात कर रहा हूं, तो वो वाली मोनार्की थोड़ी है, दुनिया की सभी मोनार्की की बात चल रही है। आपको यहां पर बिना फालतू के डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगाना था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा यहां पर अब नेक्स्ट। मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और मेरा मानना है कि क्वेश्चन बन जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे। ये क्वेश्चन टैक्स वाला है, और जो बच्चे मैं क्वेश्चन टैक्स करा चुका हूं वो अपना आंसर लगाएं। देता हूं 5 सेकंड का समय। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस वर्क आउट, आओ काम करना चालू करते हैं। द डिटेल्स ऑफ आवर इंडिवर, जो भी हमारा माहौल है, जो भी प्रयास है। शुडंट बी, कभी भी ध्यान रखना, अगर लेटस वालों का क्वेश्चन टैग बनाना है, अगर लेटस वाले का क्वेश्चन टैग बनाना है
तो बेटा लेटस वाले का क्वेश्चन टैग हमेशा सेल वी ही बनता है। ये जिसे मैंने पढ़ा रखा है उस बच्चे ने लगा लिया होगा, स्टूडेंट बी नहीं होगा। इस वाले पार्ट में एरर थी, इसे काट कर यहाँ आपका आंसर होना चाहिए था सेल वी। अगर ये लगाया है तो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जल्दी से फटाफट रिवीजन कराना बेटा। मुझे पता है हाई कोर्ट में कुछ आप ऐसे बच्चे होगे जो प्रैक्टिस मांग रहे हो, कुछ हो सकता है कि नए हो तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। दिस इज द बुक होम आई वांटेड टू बाई। अब ये वही किताब है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। अब आप जानते हो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो हु और हुम, अगर मैं कहूं हु और हुम, ये बेटा हमेशा व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं भिच, तो बेटा ये जो भिच है आप इसे निर्जीव वस्तु हो, कोई भी निर्जीव वस्तु है तो यूज कर सकते हो बेटा। कोई भी जानवर है उसके लिए यूज कर सकते हो। और मैं कहूं आपसे कोई भी आपका पेड़ पौधा कुछ भी हो उसके लिए आप भिच यूज कर सकते हो। अब बताओ जब ये वही किताब है तो इस किताब के लिए होम हो सकता है क्या? आपको विच करना था, विच आई वांटेड टू बाई। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा कौन लगाएगा इसका आंसर। देता हूं 5 सेकंड का समय। दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। वो इस बिल्डिंग के पहले फ्लोर में रहना चाहता है। ज़रा लगाओ, देखता हूं कौन अपना आंसर लगा रहा है। अपना लगाओ ज़रा। अब लगा रहे हो, देखते हैं। देखो क्या लगाया आपने बेटा। सबसे पहली बात तो जितनी भी पोजीशन हो, पोजीशन का मतलब है जो आपकी रैंकिंग होती है, क्रम होता। पोजीशन में फर्स्ट हो बेटा, आपका सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, लास्ट हो बेटा, ये सबकी सब क्या होती हैं? ये आपकी पोजीशन होती हैं। कभी भी पोजीशन आए तो पोजीशन से पहले दा का लगना ज़रूरी रहता है। आपको यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा ज़रूर लगाना था। अब फर्श के अंदर घुस के नहीं रहोगे, फर्श पर रहते हो, इसलिए प्रीपोजिशन इन नहीं ऑन आएगा। ऑन द फर्स्ट फ्लोर होना था अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर इनको काट कर ऑन, और बेटा फर्स्ट से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी पार्ट में एरर थी, अगर आपने ये लगाया है तो बढ़िया है। तो पोजीशन कोई सी भी हो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखता हूँ इसका आंसर कौन देगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, खत्म हो गया ये तो एकदम। लगाइए जरा क्या आंसर है इसका। ये तो 1 सेकंड का खेल है मात्र। वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। हम इस मूवी को पहले भी देख चुके हैं। जरा बताना आज तक किसी ने वी के साथ आपको हैज पढ़ाया हो? बेटा ये तो इतना सिंपल है, वी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। आपको हैज सीन नहीं बल्कि हैव सीन करना था। खत्म हो गया ये तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 9 की तरफ चलते हैं। देखते हैं जरा कौन लगाएगा इसे। लगाना। नेम टेस्ट ए लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल। नीम जो है वो स्वाद तो बड़ा कड़वा देता लेकिन वो लाभदायक बहुत होता। अब ये सवाल थोड़ा सा लेवल का है लेकिन ज्यादा बड़ा लेवल इसका भी नहीं है। कर लेते हैं जरा चेक। मैंने जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ा है, मैंने बताया था बेटा कुछ वर्ब होती हैं, टेस्ट, स्मेल, फील, लुक, सीम, एपियर, वी, विकम, टर्न, गेट, गिरो,
और मेक। बेटा ये सभी की सभी वर्ब ऐसी हैं, मैं मानता हूं कि जितनी भी मेरी मेन वर्ब हैं उन सभी की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब बताती है। लेकिन ये जितनी भी आपकी मेन वर्ब हैं, टेस्ट का मतलब स्वाद लेना, स्मेल का मतलब गंध देना, फील का मतलब महसूस करना, लुक का मतलब दिखना, सीम का मतलब प्रतीत होना, एपियर का मतलब प्रतीत होना, ये मेरे जो बी होते हैं 5 होते हैं, इज, एम, आर, और 2 होते हैं पास्ट के, बाज और वर। ये अगर आए तो भी आपको एडजेक्टिव लेना है। बिकम का मतलब होना या बनना, टर्न का मतलब मुड़ना, गेट का मतलब प्राप्त करना, गिरो का मतलब है उम्र के साथ बढ़ना। अगर आप उम्र के साथ बढ़ रहे हो तो ये गिरो होता है। और कहते हैं ना बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, इस गिरो से ही ग्रोथ बनता है। ग्रोथ होती है वृद्धि, जो बच्चा वृद्धि या विकास करता है वो इस ग्रोथ के साथ करता है, ठीक है ना। और अगर मेक की बात करूं तो ये होता बनाना। ये जितनी भी मेन वर्ब हैं ये अपने बाद में विशेषता बताने वाला एडवर्ब कभी नहीं लेती हैं। इन सभी वर्बों की विशेषता एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव बताता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर मेरा जो एरर है वो क्या हो गई। नीम टेस्टिस, नीम ने टेस्ट दिया ए लिटिल, बिटरली एडवर्ब होता है, आपको विटर करना चाहिए था। अगर आपने लगाई है ए पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा बेटा कोई आंसर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ज़रा, देखता हूँ ये आंसर कौन लगाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। अब ये जो डाकिया है वो दरवाजे दरवाजे पर या हर घर घर जाकर इन लेटर को देता है या इनको बांटता है। अब सिंपल सी बात है, सेंटेंस आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो थोड़ी सी प्रीपोजिशन की हो गई। थ्रो का मतलब होता किसी माध्यम से। अगर किसी माध्यम से हमें कोई काम करना हो तो वो थ्रो होता। जैसे कि एक मैंने माना कि एक ऐसा माध्यम जिसके आर से पार ना देखा जा सके तो वह अपारदर्शी हो जाता है, जिसे आप ओपैक बोलते हो। और एक ऐसा माध्यम है जिसके हम आर से पार देख लें तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी माध्यम से कोई काम करना है तो वहां पर जो यूज करता हूं मैं थ्रो को करता हूं। अब बताओ हाथों के अंदर से माध्यम में से जाएगा या हाथों के द्वारा जाएगा। यहां पर आपको थ्रो नहीं करना था, बाई हैंड हो जाएगा कि वो हाथों हाथों में जाकर ये लेटर को तैयार करता है। जिसने अगर लगाया है ऑप्शन नंबर सी में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। हाथों के माध्यम से नहीं होगा, हाथों के द्वारा होता, बाई हैंड आ जाएगा। जिसने यहां लगाया तो बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट रिवीजन है ये और ज्यादा टाइम हमें लगाना नहीं है अपने किसी भी पॉइंट पर। कितना प्यारा क्वेश्चन है और इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपके लिए मैं क्या रख सकता हूं। We should not make an noise in the class। हमें क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए। बेटा मेक एन नॉइज होता है, मेक ए नॉइज होता है। देख लो, नॉइज को ऐसा लिखोगे और न मेरा व्यंजन होता है, जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन हो उससे पहले ए लगाते हो। मेक ए नॉइज होता है। 11 का ए पार्ट में एरर है। ये सब वही लेवल है जो आपके हाई कोर्ट में आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा बड़ा और वो लेवल कह देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन बना दिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। 1 नंबर पक्का। देखो जरा और लगाओ इसमें कि कौन अपना आंसर सबसे बेस्ट देगा। कैप्टन ने सोल्जर से कहा, जो सैनिक हैं, फॉलो द एनिमी। तो द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी। आपको इन जो मेरे दुश्मन हैं इनका पीछा करना है, या जितने भी अपने दुश्मन हैं या विरोधी हैं उनका पीछा करना है। अब कैप्टन आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो आपकी टीम का लीडर है।
कैप्टन कोई आरोप नहीं लगा सकता, और सैड टू का मतलब तो कहना ही हो गया, ये तो आपने सिंपल सिंपल साफ ऐसे कह दिया। हमेशा कैप्टन कमांडेड करता है, और जिसने लगाया था द कैप्टन कमांडेड हिज सोल्जर्स टू फॉलो द एनिमी, 12 का ए के अलावा आंसर नहीं होगा। कैप्टन ने अपने सोल्जर को कमांड की, कमांड का मतलब होता है उनको ये आदेश देना या उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रेरणा देना, प्रेरित करना। ठीक है बेटा, तो फिलहाल 12 का ए के अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, जरा देखता हूं ये कौन लगाएगा। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो दो रखे हैं मैंने, एग्जाम में आपसे एक से ज़्यादा भी पूछ सकता है, कोई इस बात पर डिपेंड नहीं करता। मैं आपसे कहूं कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, प्लीज स्टे हेयर टू नाइट, आपको आज की रात यहीं रुकना है। अब सिंपल सी बात है, जब भी प्लीज आ जाए तो बेटा इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। प्लीज को देखकर रिक्वेस्टेड वाली टेबल पकड़ी जाती है। बोले सर रिक्वेस्टेड तो दोनों में आ रहा है। अब देख लो, जब रिक्वेस्टेड आ गया तो जब मैं ये इन्वर्टेड कोमास खोलूंगा, क्या दोबारा फिर प्लीज आ सकता है क्या? यहां पर आपने अगर सी लगाया है तो बढ़िया है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे देयर, और आप टू नाइट का दैट नाइट कर दोगे कि मैंने उससे विनम्र निवेदन किया था कि उस रात आपको बाहर रुकना है। 13 का सी हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो आपके हाई कोर्ट का लेवल है, पूरा लेवल लगा दिया है। बस आप तो प्रैक्टिस करते रहो डेली, आपको ऐसी 25 क्वेश्चनों की स्लाइड मिलती रहेगी। दे बुल्ट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल इस घर को बनाया। अब ये मुझे आपको वॉइस चेंज करना है, जरा देखना कौन वॉइस करेगा। जरा एक सेकंड दे रहा हूं, लगाओ जरा। वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले टेंस की जानकारी होना बड़ा जरूरी है। देखो बुल्ट जो होती है विल्ड की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब कि इसके अंदर डिड छुपा हुआ है। अगर डिड छुपा हुआ है तो डिड वाज या वर में चेंज होगा। चेक कर लो, हेड में नहीं होगा, और चेक कर लो इसमें नहीं होगा। पहले तो ऑप्शन काट लिया करो, जो ऑप्शन वहां कट सकते हैं। कट गया। अब लड़ाई चलनी है भाई साहब, आप आओगे या मैं आऊंगा, इनमें तो जबरदस्त लड़ाई चलेगी, लेकिन आएगा वो जो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होगा। अब बताओ, जब नया घर है, नया घर बनेगा, वहां जाकर सब्जेक्ट ए न्यू हाउस। अब आप जानते हो घर के अनुसार वर्ब वाजी तो आएगी, डिड के अनुसार वाज। बुल्ट की थर्ड फॉर्म बुल्ट होती है। अब दे जब वहां पर पहुंचेगा बाई के बराबर में पहुंच जाएगा, और लास्ट ईयर मतलब समय आ जाता है सबसे बाद में। अगर मैं कहूं तो मुझे इसके अलावा आंसर नहीं लग रहा है, क्योंकि बाज बींग तब आता जब यहां पर वाज के साथ या बर के साथ आईएनजी आता, इसलिए ए भी खत्म। जिसने लगाया ऑप्शन नंबर सी वो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अग्रसर होते हैं। जरा दूसरा और वॉइस आपके सामने है, देखता हूं इसमें अपना आंसर कौन लगाएगा। इसमें आपको फिर 2 सेकंड का मैं समय देता हूं, जरा बताना कि आंसर क्या हो सकता है। इट इज सेड दैट आइंस्टीन वाज ए जीनियस, ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन जो था एक जीनियस था। सिंपल सी बात है भाई, जीनियस तो था ही वो। अब सिंपल सी बात है, यहां मैं चेंज कैसे करूं? प्यूपिल हैव सेड कहूं, प्यूपिल सेड कहूं, लोग कह रहे हैं। देखो जब ऐसा कहा जाता है मतलब इज के साथ वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि ये पहले से ही पैसिव बना हुआ है। और आप जानते हो जब पैसिव बना हुआ है तो आप इसे एक्टिव में बनाओगे, मतलब कि कहने का काम जानवर तो करेंगे नहीं, मतलब लोग कहते हैं। इसका मतलब प्यूपिल से दैट आइंस्टीन वाज ए जीनियस, इसके अलावा कोई आंसर आपका आ नहीं सकता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और 1 वर्ड का क्वेश्चन है, और आपको ये पक्के 5 नंबर तो वोकेब आनी है ग्रामर से अलग। देखते हैं, द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडुकेट स्लीप, ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी असामर्थ्यता या कमी हो जाना
प्राप्त करने के लिए, एडुकेट का मतलब है पर्याप्त, और स्लीप होती है नींद। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है पर्याप्त, या उसके अंदर ऐसी एक इनएबिलिटी है, या आप कह सकते हो पर्याप्त नींद का ना आना, वो बीमारी क्या कहलाती है। अब चेक कर लेते हैं जरा, मैनिया मैनिया मैनिया, हर जगह मैनिया है बेटा। कभी ये मैनिया आपको अलग से मैं बताऊं तो इंसोम्निया ये सही है, और मैनिया, तो देखो ये मैनिया जो 3 शब्द हैं, मैंने इंसोम्निया को नहीं लिया, उसमें मैनिया नहीं है। कभी भी मैनिया नाम का शब्द मिले तो मैनिया होती है किसी भी प्रति पागलपन, किसी के प्रति सनक, या किसी के प्रति अगर आपके अंदर जुझारूपन हो रहा है, तो ये होता है एक तरीके से मैनिया। एक तरीके से इसे सनक बोल सकते हैं, किसी भी चीज को पाने का पागलपन, तो वो हो जाता है मैनिया। ठीक है, इसे आप मैडनेस भी बोल सकते हो। जो व्यक्ति मैड होता है उसके अंदर पागलपन हो सकता है, तो ये मैडनेस हो सकती है बेटा, उसके अंदर ये पागलपन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले तो मैं आंसर बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन मिले कि एक ऐसा व्यक्ति है वो पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा है, या उसे नींद आने की बीमारी है, ऐसी जो वो कहलाती है, इसे इंसोम्निया बोलते हैं, अनिद्रा। ये नींद ना आने की बीमारी भी रहती है लोगों में, और काफ़ी ज़्यादा इसके आजकल केस आते हैं। अब करते हैं मिथोमेनिया। तो देखो, मिथ जो होता है वो झूठ होता है। अगर झूठ बोलने के लिए पागलपन है तो मिथोमेनिया हो गया। मैं आपसे कहूं एंड्रोमेनिया, एंड्रो बोलते हैं पुरुष, अगर पुरुषों के प्रति पागलपन हो, पुरुषों का भी हो सकता है और महिला का भी हो सकता है, तो वो एंड्रोमेनिया है। और अगर मैं कहूं पायरो, बेटा पायरो होती है आग, अगर आग लगाने का पागलपन है तो वो पायरोमेनिया कहलाता है। फिलहाल आंसर मेरा सी बनेगा, क्योंकि नींद ना आने की जो बीमारी होती है उसे इंसोम्निया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। इतना प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ से भी आपको पक्का मिल ही सकता है। मैंने कहा इरेशनल फियर ऑफ वाटर। अगर आपको पानी से अतार्किक, या कह सकते हो बिना फालतू का डर लग रहा है। अब देखो, एक शब्द कॉमन आ रहा है बार बार, फोबिया फोबिया फोबिया। बेटा फोबिया जो होता है ये होता है डर, और ये एब नॉर्मल फियर होता है। एब नॉर्मल फियर, अगर आपको बिना फालतू का डर लग रहा है, ये होता है डर। और आप कह सकते हो डर भी कैसा होता है, ये बिना फालतू का डर होता है नहीं वो, लेकिन फिर भी बिना फालतू का डर आपके अंदर बैठा हुआ है, तो मैं उसे एबनॉर्मल फियर बोलूँगा, मतलब फोबिया कह सकता हूँ। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। मैंने आपसे फियर ऑफ वाटर मतलब पानी से डर पूछा है। अब पानी से डर पूछा है तो चेक कर लेते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया, ये होता है अकेले कमरे में, या आप कह सकते हो कैद होने का डर। कैद होने का डर कि कोई दरवाज़ा बंद करके हमें कैद ना कर दे, या अकेले घुटकर, अकेले जो घुटकर मरने का डर होता है उसे मैं कह सकता हूँ आपका वो क्लस्ट्रोफोबिया होता है। तो बेटा वाटर में बता चुका हूँ, ये पानी है, और पानी से डर है, वो थोड़ा सा अभी हाथ से मिट गया था मेरे, तो मैं आपसे दोबारा लिख दूंगा यहाँ पर। फोबिया होता है डर, अभी बताया था, बिना फालतू का डर है, एबनॉर्मल फियर। ठीक है, बात करते हैं पानी से अगर डर है तो देखो क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया डर है, हर जगह फोबिया डर आएगा, यहाँ डर यहाँ डर। क्लस्ट्रो का मतलब है कैद होने का। अगर आपको कैद होने का या बंद कमरे में घुट के मरने का डर है तो वो क्लस्ट्रोफोबिया है, कहीं कोई बंद करके हमें मारना दे कमरे में। एक्रो का मतलब होता है हाइट। अगर ऐसा व्यक्ति है कोई जो ऊंचाइयों से डरता है, तो जिसे ऊंचे स्थान पर, या आप कह सकते हो ऊंचाई से डर है, आप बोल सकते हो फियर ऑफ हाइट्स। जिस व्यक्ति को ऊंचाइयों से डर लग रहा है उसके अंदर जो बैठा हुआ है बेटा, वो बैठा हुआ है एक्रोफोबिया। कैको होता कुरूप, मतलब कि डल। अगर किसी व्यक्ति को मतलब कि कुरूप होने का या बुरा होने का डर है, बुरा लगने का डर है, या ऐसा डर है कि उसकी सुंदरता जो है कहीं ख़त्म ना हो जाए,
तो वो हो जाता है कैकोफोबिया, बुरा लगने का डर, या आप कह सकते हो अगलीनेस, भद्दा होने का डर। किसी को लग रहा है अगलीनेस होने का, तो फियर ऑफ अगलीनेस ये होता है भद्दा होने का डर, ये कहलाता है आपका कैकोफोबिया। और एक शब्द आया हाइड्रो। हाइड्रो द्रव को बोलते हैं, द्रव पानी के लिए यूज किया जाता है। जो व्यक्ति पानी से डरता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो फिलहाल ऐसा डर जो पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कुत्ते के काटने से भी एक बीमारी होती है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसे रेबीज हो जाती है ना, तो रेबीज का मरीज पानी से बहुत डरता है। फिलहाल आपको 17 का डी लगाना था, और भी इस तरह की मैं और फोबिया लाता रहूंगा। क्वेश्चन चलते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 18। ये बड़ा प्यारा है, इडियम्स और मुहावरे तो मैं याद कराने की मैं मानता हूं कि ट्रिक एक से ज्यादा दे सकता हूं। मैंने कहा ब्रिंग टू बुक, मतलब कि किसी को पकड़ लाए, बोले भाई साहब आओ जरा इधर, और बोले पकड़ के लाए और उसे किताबों में बिठा दिया, बोले पढ़ पढ़। मतलब ये बात है कि आप इससे इतना ज्यादा पनिश कर रहे हो ना कि उसका मन नहीं है, फिर भी आप उसे बिना फालतू के पनिश कर रहे हो। इसका मतलब होता है किसी को सजा देना, ब्रिंग टू बुक। आगे आओ, 18 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इडियम्स है, जरा चेक कर लेते हैं। बैड ब्लड, ये ब्लड के बारे में मैंने काफी सारी चीजों पर डिस्कस किया है, और मेरा मानना यह है कि जब मैं बैड ब्लड की बात करूंगा तो बैड ब्लड में ऐसी क्या चीज है, तो चेक कर लेते हैं। एक बैड ब्लड होता है, और भी यहां ब्लड लिख देता हूं, ब्लू ब्लड होता है, और एक होता है कोल्ड ब्लड। ये ब्लड 3 काफी मिलेंगे, और जो क्लास पढ़ते हैं बच्चे उन्हें तो बिल्कुल ऐसा हाथों पर रखे हुए हैं। मैंने कहा ब्लू ब्लड देख लेते हैं। मान लिया सबका खून नीला है, सबका खून लाल होता है। मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है उसका खून ना नीला है, मान लिया अगर खून नीला है तो उसकी नसों में खून हमसे अलग दौड़ रहा है, और उसका खून नीला है मतलब वो हमसे अलग है, और हमसे अलग है तो वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है, वो ए रॉयल फैमिली, उसे बोलते हैं शाही या अमीर परिवार से बिलोंग करता है। मैं आपसे कहूं कोल्ड ब्लड, मान लिया किसी से तुम्हारी लड़ाई हो गई और बोले इसे खून को ना थोड़ा ठंडा कर लो, और कहो कि अब थोड़े देर बाद हम ठंडा करके उसे फिर मारेंगे। इसका मतलब होता है अब आप उस पर जानबूझकर अटैक करोगे, और जानबूझकर अटैक करने के लिए क्या आता है, आप बोलोगे उसे आप डेलिबरेटली अटैक करोगे। ये होता है जानबूझकर, मतलब कि ठंडा करके खा रहे हो। इसका मतलब आप अब जो अटैक करोगे ना वो अटैक जानबूझकर करोगे, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डेलिबरेटली। फिलहाल अब बात आती है बैड ब्लड, जिसे देखकर तुम्हारा खून बुरा मान जाए, और तुम्हारा खून बुरा मानेगा ना तो वो हमेशा तुम्हारा ओपोनेंट होगा, जिसे आप अपना विरोधी बोलते हो। अब चेक कर लेते हैं विरोधी के लिए यहाँ क्या यूज़ किया गया है। फैमिली ऑफ इल रेप्यूट, इसका कोई मतलब नहीं है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन का कोई मतलब नहीं है, बीपी का। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ये तो भाईचारा है, लेकिन हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, अगर लोगों के बीच शत्रुता है तो आप उसे बैड ब्लड बोलोगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 20 की तरफ अग्रसर होते हैं। यहाँ पर मैंने ये हम्बल का सिनोनियम डाला है, यहाँ आप लिख सकते हो हम्बल का सिनोनियम लगाना है, हम्बल का सिनोनियम लगाना है। देखना ज़रा, देता हूँ 1 सेकंड का समय। कौन लगा रहा है इसका सिनोनियम हम्बल का, देख लेते हैं। हम्बल का मतलब क्या है बेटा, ये होता है विनम्र। जो व्यक्ति सभ्य होता है या विनम्र स्वभाव का होता है उसे हम्बल बोला जाता है। अब मैं आपसे कहूँ कि हम्बल का सिनोनियम क्या होगा, तो कीन का मतलब होता है उत्सुक किसी चीज़ के लिए, और अगर मैं बात करूं आपसे ब्यूटीफुल, सुंदर, एम्यूजिंग का मतलब जिस चीज़ से आपको आनंद आए। लेकिन सिंपल सी बात है, मोडेस्ट होता सभ्य है, तो हम्बल का सिनोनियम मोडेस्ट ही होगा। अगर आप 20 का ए लगा रहे हो तो बढ़िया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अग्रसर। बेटा ये भी सिनोनियम है, मैंने यहाँ 2 सिनोनियम रखवाए हैं। चेक करते हैं। सीरेन, देखो ये सीरेन जो होता है ये शांत होता है, बिल्कुल कूल। अगर कोई चीज़ कूल है तो बड़ी शांत है, ट्रेन कोयल भी इसी बोलते हैं। आपको इसका सिनोनियम लगाना है, ज़रा बताना इसका सिनोनियम क्या बनेगा। आपको इसका भी सिनोनियम लगाना है, सिनोनियम क्या होगा। अब मैं आपसे बात कहूं कि इसका सिनोनियम चेक करने के लिए सारे वर्डों को पढ़ना पड़ेगा।
चायोटिक तो अस्त व्यस्त होता, डिसऑर्डरली इसका कोई मतलब नहीं बनता। बात करूं एगिसेटेड जो होता है, एगिसेटेड जो होता है ये होता उत्तेजित। किसी चीज को देखकर जब आप उत्तेजना से भर जाते हो तो एगिसेटेड होता है। और अगर मैं बात करूं एंग्री, ये होता है नाराज। अब नाराज का कोई सिनोनियम आप सिरेन से नहीं मिलाओगे, एगिसेटेड का नहीं मिलाओगे, चायोटिक का नहीं मिलाओगे। आप जानते हो शांत के लिए काम आता, जिसने लगाया 21 का बी तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, जरा देखते हैं 22 में। अब यहां पर मैंने ये दो एंटोनियम डाल दिए, दो सिनोनियम है तो दो एंटोनियम है। इसका एंटोनियम लगाना मतलब कि आपको इसका अपोजिट मीनिंग लगाना है। जरा लगाना, क्या क्या आंसर लगाओगे आप। मैं कहता हूं शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता तेज, जो तेज तराट होता है उसे शार्प बोलते हैं। अब शार्प का उल्टा ये हो सकता है, या तो वो मंद हो या खुट्टल हो सकता है बिल्कुल। तो हैंडी तो हाथों के इशारों पर होता है काम, और किंडल ये प्रज्वलित करना होता, किसी को जलाना हो, प्रज्वलित करना हो, तो ये जैसे कि मोमबत्ती हो, चिराग हो, किंडल है। और अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक, तो ये तो चुंबक तो होता, चुंबक से रिलेटेड, अगर कोई चीज चुंबकीय है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर शार्प का एंटोनियम आप ब्लंट लगाओगे, क्योंकि ब्लंट का मतलब होता है मंदा, मंद हुआ, खुट्टल हुआ, या आप कह सकते हो खुट्टल है, मंद है, ये सब के सब इसके आप हिंदी में बोल सकते हो। फिलहाल शार्प का ब्लंट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 23 पर। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, 23 क्वेश्चन में भी मुझे एंटोनियम लगाना है, क्योंकि दो सिनोनियम दिए थे, दो एंटोनियम दिए। अब टैकीटर्न का एंटोनियम लगाना है, जरा एक सेकंड का समय देता हूं, जरा लगाना टैकीटर्न का एंटोनियम क्या होगा। साफ बात है, टैकीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला। अब कम बोलने वाला है तो सिंपल सी बात है, ये आपका अल्पभाषी या मृदुभाषी जो भी आप हिंदी में बोलते हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा बाचाल। अब हिंदी में तो सबको पता है, लेकिन चेक कर लेते हैं इसका इंग्लिश में एंटोनियम क्या होगा। तो देखो बेटा, विड्रॉन तो विड्रॉ होता है बैंक से वापस लेना। मैंने कहा लैकोनिक, ये होता संक्षिप्त या सूक्ष्म। और कमाल की बात यह है, टैकीटर्न का अगर सिनोनियम दिया होता तो ये सिनोनियम होता है रेटिसेंट। ये भी क्या होता है, कम बोलने वाला। अब आप जानते हो कि कम बोलने वाला तो सिनोनियम है, इसका मुझे एंटोनियम चाहिए था। लोकेशियस होता है ज़्यादा बोलने वाला, जिसे हम बाचाल कहते हैं। अगर 23 का बेटा आपने ए लगाया था एंटोनियम तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। आपको यहाँ पर स्पेलिंग जो रॉन्ग वाली है वो सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग सेलेक्ट करनी है, क्योंकि स्पेलिंग से पिछली बार 2 क्वेश्चन थे तो पूछेगा ज़रूर। टेम्परामेंट की चेक कर लेते हैं, TEMPERAMENT। टेम्परामेंट स्वभाव होता है, नेचर होता है, बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। रेटिसेंट अभी बताया था, रेटिसेंट कम बोलने वाला, सही है ये भी। पर्टिनेंट ये होता संबद्ध, किसी चीज से संबंध रखने वाला, पर्टिनेंट है, PERTINENT, ये भी सही हो गई। जरा चेक कर लेते हैं डी वाली। अरे ये तो बड़े कमाल की बात है, इमीनेंट, ये तो चारों स्पेलिंग सही है। हो सकता है कि टाइपिस्ट ने कहीं ना कहीं स्पेलिंग में कोई ना कोई एक गलत होनी थी, लेकिन कोई नहीं, हमें तो सीखना है, कोई पेपर थोड़ी ना चल रहा है। तो इमीनेंट भी सही है। इमीनेंट होता है भविष्य में होने वाला। अगर कोई भविष्य में होने वाला कोई काम है, भविष्य में होने वाला, तो बेटा वो होता है इमीनेंट, इसे बोलते हैं। एक इमीनेंट ये भी होता, तो बेटा ये इमीनेंट जो होता है ये फेमस होता। दोनों में अंतर देख लेना, ये वाला इमीनेंट है तो फेमस है, प्रसिद्ध। और मैंने अगर कह दिया कि अगर है इमीनेंट ये वाला, तो ये होता है भविष्य में। कुल मिलाकर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, चारों की चारों स्पेलिंग सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और लाता हूँ आपके लिए 25 क्वेश्चन, उसमें भी स्पेलिंग का ही मामला रहना है। ज़रा देखते हैं कि इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है।
चेक कर लेते हैं स्पेलिंग गलत कौन सी है। ट्रम्प TRIUMPH विजय होती है, बिल्कुल सही है। सिरेन ये विजय होती है, विक्ट्री जीत। SERENE ये शांत होता सिरेन, बिल्कुल सही है ये भी। और अनवेल मतलब कि पर्दा हटाना, मतलब कि किसी के ऊपर से आपने पर्दा हटा दिया है, क्योंकि बेटा बेल होता है पर्दा लगाना, तो पर्दा लगाने का उल्टा हो जाएगा पर्दा हटाना। पर्दा लगाने का उल्टा होता है पर्दा हटाना, ठीक। अब चेक कर लेते हैं कि यहां पर एक स्पेलिंग और बची हुई है, कंपैरिजन। बेटा यही स्पेलिंग गलत थी, क्योंकि कंपैरिजन की स्पेलिंग COMPARISON होती है। कंपैरिजन ये होती है जब हम किसी से तुलना करते हैं तो कंपैरिजन कहलाता है। फिलहाल कंपैरिजन वाली जो आपकी ए वाली स्पेलिंग थी वो आपकी यहाँ पर गलत हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वेट भी नहीं है और इतने ज़्यादा आसान भी नहीं है कि आप सोचो कि एकदम से कर लेंगे। कुल मिलाकर मेरी कोशिश यही रहेगी कि पेपर थोड़ा सा क्वेश्चनों का मैं जो उसका वेट है बढ़ा दूँ, कहीं कहीं मैं वेट कम कर दूंगा। कहने का मतलब हाई कोर्ट का एग्ज़ाम चाहे मे बी एक्सपेक्टेड नवंबर में हो जाए तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। क्लासें भी चल रही हैं, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 1 बजे से हमारे यहाँ नालंदा पे मेरा हाई कोर्ट के लिए स्पेशल बैच चल रहा है हॉल नंबर 12 में, और अभी 4 या 5 दिन हुए हैं। आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो ऑनलाइन में मुझे उतरना पड़ा, हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी। मैं ऑफलाइन में ज़्यादा कन्वर्सेशन बच्चों से पसंद करता हूं, तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछें, मैं उन्हें अपने जो भी क्वेश्चन है वो एक दूसरे के बीच हमारी जो वार्तालाप होती है। अब ऑनलाइन पे ये है कि हो सकता है आपका कोई डाउट हो, हाँ हो सकता है कि मैं क्लियर उस समय ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं क्लासों में रहता हूँ, फिर एक समय मिलता है। तो आप चाहो तो आप बेटा ज्वाइन कर सकते हो बैच, वरना तो यहाँ डेली मैं ये आपकी एक वीडियो अपलोड किया करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो, और जो इच्छुक हों वो बैच को आकर के ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके लिए क्वेश्चन मैं रोज़ डेली तैयार कराऊंगा, जो भी हाई कोर्ट का लेवल पीछे पूछा गया है सब कुछ वही मटेरियल मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और मेरी कोशिश अब के ये रहेगी कि आप ज़्यादा भी नहीं तो आप 20 के आसपास पहुंच गए तो जो मेरी मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी, कि हाँ कि जो मैंने आपके साथ की थी कि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने तकरीबन 20 के आंकड़े को पार किया है, उसके आसपास पहुँचे, तो वो काफ़ी है। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।